क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने के लिए आज का वेबिनार संगम जी के सपोर्ट की वजह से आज हमने मैनेज किया, अरेंज किया। होपफुली ये वेबिनार बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आज के वेबिनार के अंदर हमने समझना है स्टार्टअप इंडिया, एमएसएमई और उद्यम रजिस्ट्रेशन, एज वेल एज जो हमारा प्रीवियस ओल्ड वर्जन उद्योग रजिस्ट्रेशन था, उन सब में इंटरलिंक कैसे है, वो बेसिकली है क्या स्टार्टअप इंडिया या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। बेसिकली आज हम एमएसएमई रजिस्ट्रेशन पे फोकस करते हुए आज हमने एक पीपीटी भी बनाई है जो कि हम सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर भी करेंगे। उस पीपीटी को शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा मैं संगम जी को, प्लीज सर अगर एक बार आप शेयर कर दीजिए। सो बिना पार्टिसिपेंट्स का हम टाइम वेस्ट करे हुए पीपीटी के थ्रू स्टार्ट करें। मुझे पीपीटी मैं शेयर करूंगा, पीपीटी आप शेयर करेंगे? सर प्लीज आप एक बार शेयर कर दीजिए अच्छा, पीपीटी। ठीक। थैंक यू सो मच सर। इज विजिबल? यस सर, विजिबल। थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, हमने बताया आज का जो वेबिनार है वो उद्यम रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग है। डोंट बी कंफ्यूज, कोई भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए हमारे पार्टिसिपेंट्स में, प्रोफेशनल्स में या क्लाइंट्स में। ये उद्यम रजिस्ट्रेशन है क्या, बेसिकली समझिएगा। उद्योग रजिस्ट्रेशन इज अपडेटेड एज उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो जो हमारा एमएसएमई रजिस्ट्रेशन था, जो कि उद्योग रजिस्ट्रेशन के पोर्टल से किया जाता था, उसका नाम रीनेम करके अपडेट करके गवर्नमेंट ने कर दिया है उद्यम रजिस्ट्रेशन। अभी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को क्वेरी अराइज हो सकती है, क्यों किया, रीजन क्या है उद्यम रजिस्ट्रेशन का। तो यहाँ पर बताएंगे हम आज के वेबिनार में उद्योग रजिस्ट्रेशन से उद्यम रजिस्ट्रेशन करने का क्या क्या कारण है, क्या क्या पॉइंट्स ऐड ऑन करे हैं, क्या क्या अपग्रेडेशन आया है उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन से सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए उद्यम रजिस्ट्रेशन है क्या। उद्यम रजिस्ट्रेशन बेसिकली ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन एज वेल एज उद्यम रजिस्ट्रेशन। अगर हम कहें स्टार्टअप इंडिया के लिए यूज किया जाएगा तो आंसर इज यस। पहले क्या किया जाता था, तो आंसर इज नो। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन एज वेल एज स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन, इन सब के लिए गवर्नमेंट ने एक ही पोर्टल बना दिया, जिस पोर्टल का नाम दे दिया उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन का एक्चुअली मीनिंग क्या है वो हमारी अपकमिंग स्लाइड में हम देखेंगे। सब प्लीज नेक्स्ट मूव ऑन, नेक्स्ट स्लाइड। उद्यम रजिस्ट्रेशन का मीन्स उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस has become operational from 1st July. The new process of classification and registration of enterprises has started as already declared wide notification dated 26th June 2020 along with the launching the portal। यहां पर हमने ये बताया जो 26 जून को नोटिफिकेशन रिलीज किया गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ने, उसमें क्लियरली मेंशन था उद्यम रजिस्ट्रेशन जो इंप्लीमेंट होगा पब्लिकली वो 1 जुलाई पर होगा। अगेन हमारे लास्ट कुछ वेबिनार्स में जो हमने बताया पब्लिक को, पार्टिसिपेंट्स को, वो ये था कि बेसिकली पोर्टल, गवर्नमेंट पोर्टल क्या है, पब्लिक को यही अवेयरनेस नहीं है। तो गवर्नमेंट पोर्टल क्या है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग या स्टार्टअप इंडिया के रिगार्डिंग, तो उन सब के लिए हमने यहाँ पे यूआरएल भी मेंशन किया है उद्यम registration.gov.in। इस वेबसाइट को, इस यूआरएल को यूज करते हुए हमें पता लगेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन का, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का पोर्टल क्या है और कहाँ से कैसे प्रोसेस करना है। बट अभी यहाँ पर बहुत सारे प्रोफेशनल्स को ये भी डाउट हो सकता है 26 जून को जो नोटिफिकेशन था वो नोटिफिकेशन था कौन सा, नोटिफिकेशन नंबर था क्या। रीजन इज दैट बोथ नोटिफिकेशन सेम डे पर ही बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ जाते हैं। तो नोटिफिकेशन नंबर एज वेल एज नोटिफिकेशन के बिहाफ पर होने वाले कुछ क्वेश्चंस हमने बनाए जो कि हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। आगे हम समझते हैं एंटरप्राइजेस, जो हमने वर्ड यूज किया अभी एंटरप्राइजेस, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेरीज आ सकती है। अभी हमें यहाँ तक ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उद्यम रजिस्ट्रेशन जो करना है हमें
उसका स्पेसिफिक पोर्टल क्या है। अच्छा समझिएगा एक बार कि ये हमने मेंशन क्यों किया, उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है इसका लिंक भी क्यों मेंशन किया। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अब तक जो होते आ रहे थे, जो उद्योग रजिस्ट्रेशन के थ्रू किए जा रहे थे, उसकी पूरी एज इट इज बॉडी कुछ प्रोफेशनल्स ने कॉपी कर रखी थी, जिसके अंदर प्रोफेशनल्स चार्ज कर रहे थे, लेकिन पब्लिक को अवेयरनेस क्या थी, ये गवर्नमेंट फीस है, बट एक्चुअली वो प्रोफेशनल फीस है। तो जहां पे क्लेरिफाई करना जरूरी है, शेयर करना जरूरी है। संगम जी आपकी स्क्रीन शेयरिंग पर नहीं है, मे बी अच्छा। पीपीटी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, अभी ओके। हुई। प्लीज इसको स्लाइड, हाँ जी, थैंक यू सो मच। सो उद्यम रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग हमने ये यूआरएल इसलिए मेंशन किया क्योंकि उद्योग रजिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन थे, पोर्टल क्या है, और पोर्टल अगर पता लग भी गया तो गवर्नमेंट फीस भी है या नहीं है। तो सबको अवेयर करने के लिए हमने यहाँ पे यूआरएल मेंशन की है। इस यूआरएल पे जाकर ही आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग अपनी फाइल प्रोसेस करनी है। सब प्लीज नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव ऑन करें। सो अब हम समझते हैं ये एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, अभी जो हमने उद्यम रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग बताया, ये उद्यम रजिस्ट्रेशन बनाया क्यों, रीजन क्या था, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन एमएसएमई का कंट्रोल। तो ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन बनाया, ये मिनिस्ट्री ने एक कंट्रोल रूम जनरेट और क्रिएट कर दिया। किन सब चीजों के लिए, किन सब एंटरप्राइजेस के लिए, उन सारी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो कि स्टार्टअप इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं, जो कि एमएसएमई मतलब उद्योग रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करवा चुकी हैं, और जो कि आगे आने वाली कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स में इंटरेस्टेड हैं या जाना चाहती हैं, या गवर्नमेंट के पोर्टल के टेंडर्स के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। लाइक हमने जेम के रिगार्डिंग भी डिस्कस किया लास्ट वेबिनार में। सो जेम में भी यदि कोई पर्सन इंटरेस्टेड है या उसकी ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड है जेम रजिस्ट्रेशन में, तो उसको भी उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अभी समझते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन या उद्यम की माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की जो मिनिस्ट्री है, इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, सबसे बड़ा एजेंडा क्या था इस नए पोर्टल को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो सबसे बड़ा जो रीजन था वो था रिड्यूस करना टाइम को और कॉस्टिंग को, और मैक्सिमम आउटपुट देना। इसका एक एग्जांपल शेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउनवर्ड गई कोविड 19 की वजह से। तो जब कोविड 19 की वजह से हमारी इकोनॉमी डाउनवर्ड गई और हमने ये ऑब्जर्व किया, जो हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं या सर्विसेज हम यूज करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं चाइना का यूज कर रहे थे या बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे। तो इसके पीछे रीजन ये भी है, अब गवर्नमेंट चाहती है सारा बिजनेस, सारी मैन्युफैक्चरिंग, सारा सर्विस सेक्टर, सारा इन हाउस रहे। इन हाउस का मीन्स क्या है, ध्यान से समझेंगे, इन इंडिया रहे, क्योंकि इंडिया भी मिनिस्ट्री के लिए एक हाउस है जिसके अंदर उन्होंने एक उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल बनाया, इस पोर्टल के ऊपर हमें प्राइवेट सेक्टर्स को, ऑफलाइन सिस्टम को, सर्विस एजेंसी और पर्संस को ऑथोराइज करते हुए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हम इजीली अवेल कर सकते हैं। कुछ फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी का मीन्स यहाँ पे पेपर वर्क नहीं है, प्लीज समझिएगा। फॉर्मेलिटी का मीन्स ही क्लाइंट्स की नॉलेज में किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन होगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी, तो वो सीए से या प्रोफेशनल से डील करते हुए भी सोचते हैं। तो यहाँ पर अवेयर करना बहुत जरूरी है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन प्योरली पेपरलेस रजिस्ट्रेशन है, बट डिटेल और वेरिफिकेशन मस्ट है, रिक्वायर्ड है, कंपल्शन है। क्या डिटेल रिक्वायर्ड है, क्या वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है और क्या कंपल्शन है, ये हम आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे। सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड की मूव ऑन करते हैं। नोटिफिकेशन, अभी हमने पिछली स्लाइड में समझा, एक नोटिफिकेशन आया 26 जून को जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि 1 जुलाई से कुछ इंप्लीमेंटेशन होगा एमएसएमईज को लेकर के। अब हम उसी नोटिफिकेशन के बारे में ब्रीफली पढ़ने जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट नोटिफाइज वाइड नोटिफिकेशन नंबर सीरियल नंबर सॉरी 2119 सब क्लोज ई डेटेड 26 जून 2020 certain criteria for classifying the enterprises as micro, small, medium enterprises
micro MSME registration process for new and existing enterprises, manner of classification of investment in plant and machinery and turnover for MSME classification, updation of information, transition, enterprises notification provided answer to following question answer in period and classification and facilitation and grievance redressal of MSME. अभी इसको साधारण भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। नोटिफिकेशन में आया क्या? 26 जून को जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन रिलीज किया जिसकी इंप्लीमेंटेशन 1 जुलाई से थी, एक्चुअली वो नोटिफिकेशन कहता क्या है? वो नोटिफिकेशन ये कहता है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जो है वो न्यू एंड एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस दोनों ही करवा सकती हैं। अभी ये समझते हैं तो अपग्रेडेशन क्या आया, एडिशन क्या हुआ जो हम पहले कर रहे थे और जो अब हम करने जा रहे हैं। तो पहले जो हम कर रहे थे उसके अंदर जो हमारे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के अंदर जो डिटेल क्वांटिटेटिव डिटेल हमें कंसिडर करनी होती थी, वो क्वांटिटेटिव डिटेल हमारी थी इन्वेस्टमेंट डिटेल। अब जो न्यू अपग्रेडेशन जो एडिशन हुआ वो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टर्नओवर डिटेल हुआ, जहां तक कि पहले हमें कुछ वेरीफाई करना नहीं होता था, वेरीफाई कुछ टाइम बाद होता था, बट अब ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन हमें वेरीफाई भी साथ साथ करना होता है, जैसा कि अभी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे। बट नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वायरीज प्रोफेशनल्स की, कुछ पार्टिसिपेंट्स की एज वेल एज क्लाइंट्स की जनरेट हो सकती हैं। जैसे पहले एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के अंदर हमने देखा कुछ कैटेगरीज डिवाइडेड थी कि माइक्रो कैटेगरी में कौन से एंटरप्राइजेस आते हैं, स्मॉल में कौन आते हैं और मीडियम एंटरप्राइजेस में कौन आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा उसी के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आया तो उसके ऊपर अपग्रेडेशन भी आया, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और टर्नओवर से रिलेटेड अपग्रेडेशन भी आया। क्या अपग्रेडेशन आया वो हम आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे। फिलहाल समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जनरेट होता है और हुए हैं। जो ये क्वेश्चंस हमने यहाँ पे मेंशन किए सारे क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जो कि प्रोफेशनल्स के और क्लाइंट्स की क्वेरीज के ऊपर बेस्ड है और आप सबकी भी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाउ टू बिकम अ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। थर्ड क्वेश्चन क्या जनरेट हुआ जो हमने ऑब्जर्व और एनालाइज किया, व्हाट इज कंपोजिट क्राइटेरियन ऑफ इन्वेस्टमेंट और एंड टर्नओवर, नॉट और एंड टर्नओवर फॉर क्लासिफिकेशन। यहां पर मैंने और वर्ड का खुद से यूज जानबूझकर किया आप सबको क्लैरिफाई करने के लिए। क्यों? प्रोफेशनल्स को कंफ्यूजन बिगिनिंग में ये भी आया, टर्नओवर डालनी है या इन्वेस्टमेंट डालनी है, एनी वन या बोथ। तो आंसर इज बोथ। अच्छा, ये क्वेश्चन प्रोफेशनल्स को आया या क्लाइंट्स को आया? सर क्लाइंट्स को आया, क्योंकि इंफॉर्मेशन और डिटेल किसको देनी होती है? क्लाइंट्स को। तो प्रोफेशनल्स को तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तभी ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, अपग्रेडेशन आ जाता है। बट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, टर्नओवर से रिलेटेड अभी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को और हमारे व्यूअर्स को एक क्वेरी ये भी जनरेट होगी, अराइज होगी और आ रही होगी, जो कि आना लाजमी है। सर हमारा तो न्यू स्टार्टअप है, हमारा बिजनेस ही अभी स्टार्ट किया है, तो कैसी इन्वेस्टमेंट और कैसी टर्नओवर उसको हम कैसे मैनेज करेंगे? तो उससे रिलेटेड भी हमने कुछ आने वाली स्लाइड्स में और आने वाले क्वेश्चंस में उनको भी कंसिडर करने की कोशिश करी है। फोर्थ क्वेश्चन हम समझते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता क्या है, हाउ टू कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। कैलकुलेट कैसे करना है इन्वेस्टमेंट को, प्लांट एंड मशीनरी की या हमारी इक्विपमेंट्स की, ये भी हम समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि एमएसएमई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाउ टू कैलकुलेट टर्नओवर। हमारी इंडियन कंप्लायंसेस के अंदर यदि टर्नओवर वर्ड ही किसी के माइंड में आता है तो उसका ऑल्टरनेटिव नेम भी एक कंप्लायंस का आता है जिसका नाम है जीएसटी। तो हाउ टू कैलकुलेट टर्नओवर जैसे ही हम क्वेश्चन समझते हैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी अराइज होता है, क्या जीएसटी का यहाँ पे कुछ रोल है, इन्वॉल्वमेंट है? यदि हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, तब हम ले सकते भी हैं या नहीं? तो उन सबको कंसिडर करते हुए हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए। सर स्लाइड प्ले Yes, रुक yes. गई है, Just a हैंग minute. हो रही है मे बी। Just a minute. ओके सर।
जी, तो हमने समझा फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या जनरेट हो सकता है, क्या आ सकती है क्वेरीज, और आई है। हाउ टू कैलकुलेट टर्नओवर, ये उन लोगों के लिए, उन एंटरप्राइजेस और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो न्यू स्टार्टअप है, जिनकी न्यू बिगिनिंग हुई है, कि टर्नओवर कैलकुलेट कैसे करें जब हमारा न्यू स्टार्टअप है। तो सिक्स पॉइंट और सिक्स क्वेश्चन, सबसे इंटरेस्टिंग और टेक्निकल क्वेश्चन, हाउ टू रजिस्टर ऑन उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। हमने यूआरएल तो दे दिया उद्यम रजिस्ट्रेशन करने का, क्या पोर्टल है वो तो बता दिया। क्या सारे प्रोफेशनल्स को, लीगल एडवाइजर्स को पूरी इंफॉर्मेशन उस यूआरएल से मिल गई? नहीं। कई प्रोफेशनल्स को और पार्टिसिपेंट्स को ये भी क्वेरी अराइज हो सकती है, उद्यम रजिस्ट्रेशन करना क्या है, यदि उसका भी प्रोसीजर हमें पता लग जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। तो उनकी सहूलियत के लिए हमने एक सिक्स पॉइंट और अराइज किया था, हाउ टू रजिस्टर ऑन उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। पूरा प्रोसेस हम आज के वेबिनार में समझाने और बताने वाले हैं। तो विदाउट हमारा टाइम और आपका टाइम वेस्ट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाउ टू रजिस्टर एन एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस। एग्जिस्टिंग का मीन समझना, अभी हम पॉइंट नंबर सिक्स तक क्या समझ रहे थे, पॉइंट नंबर सेवेंथ पे आकर क्या चेंज हुआ। अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो था एमएसएमईज न्यू के लिए, न्यू स्टार्टअप्स के लिए। हमने भी ये बताया अगर कैलकुलेट ना हो टर्नओवर, टर्नओवर का मींस जीएसटी नंबर ना हो, तो क्या करना है। दैट मींस हम कुछ न्यू एंटरप्राइजेस की बात कर रहे थे, न्यू स्टार्टअप्स की बात कर रहे थे। अभी क्वेश्चन ये रेज होता है, एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस का कैसे रजिस्ट्रेशन करें। एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस दो मैनर में हो सकती है। एक ऐसी एंटरप्राइजेस जो कि एंटरप्राइज तो बन चुकी है, ऑर्गेनाइजेशन तो बन चुकी है, बट एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है। यदि वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो एग्जिस्टिंग होगी या नॉन एग्जिस्टिंग होगी। तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे वो एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज नहीं होगी। तो क्वेश्चन ये भी अराइज होता है, एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस सर होगी कौन सी। एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस एमएसएमई के पॉइंट ऑफ व्यू पर वो एंटरप्राइज होगी जो कि उद्योग रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे ऑलरेडी अपनी एंटरप्राइज को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करवा चुकी है, वो एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज है। एट पॉइंट और एट क्वेश्चन जो हमने बनाया, हाउ टू डू अपडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजिशन पीरियड इन क्लासिफिकेशन। इंफॉर्मेशन को अपडेट कैसे करेंगे। हमने कोई इंफॉर्मेशन एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में डाल दी और वो इनकरेक्ट हो गई, या हमने एबीसी डालना था XYZ डाल दिया। तो बहुत सारे एफएक्यूज ये भी आते हैं, अगर मेरा एक बार एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हो गया तो क्या ये भी जीएसटी की तरह है। जीएसटी में जैसे कोई रिवीजन का कोई ऑप्शन नहीं है दूर दूर तक। यदि हमने कोई जीएसटी रिटर्न फाइल कर दिया तो उसमें हम रिवाइज नहीं कर सकते। क्या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन भी उसी तरह से रजिस्ट्रेशन है, हमने अगर एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया तो क्या हम अपडेट कर सकते हैं। तो आंसर इज सर, वो जीएसटी रिटर्न्स हैं बट ये रजिस्ट्रेशन है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में भी जीएसटी अमेंडमेंट का ऑप्शन है। सेम वैसे ही एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बाद भी एमएसएमई अपडेशन अमेंडमेंट का ऑप्शन है, बट उसका अलग से एक प्रोसीजर है जिसको हमने समझाने की कोशिश इस वेबिनार में करी है। ट्रांजिशन पीरियड इन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का भी एक ट्रांजिशन पीरियड है कि किस टाइम पीरियड में हमें करना है क्लासिफाई। जस्ट सपोज दैट हमने आज एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर दिया और उसके अंदर हमें कुछ वैल्यू एडिशन करना है, कुछ अपग्रेडेशन करना है, तो उस अपग्रेडेशन को हम कब तक कर सकते हैं, वैलिडेशन कब तक का है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन क्या वन टाइम है या नहीं है। तो उन सब के लिए आज की हमने वेबिनार अरेंज किया। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू डू फैसिलिटेशन एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफ एंटरप्राइजेस। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और टेक्निकल पॉइंट्स है सारे प्रोफेशनल्स के लिए। नाइन्थ पॉइंट, हाउ टू डू फैसिलिटेशन एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफ एंटरप्राइजेस। समझते हैं फैसिलिटेशन एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल एक्चुअली है क्या। एंटरप्राइजेस को किस किस तरह की फैसिलिटेशन, किस तरह की फैसिलिटीज एमएसएमई पोर्टल हमें प्रोवाइड करता है, ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए सपोर्ट करता है।
जो कि उद्योग रजिस्ट्रेशन का पोर्टल सपोर्ट हमें ग्रीवेंस के केस में पॉजिटिवली नहीं कर रहा था, जिसके लिए मिनिस्ट्री ने एक प्रोफेशनल्स को, हम जैसे प्रोफेशनल्स को सपोर्ट करने के लिए इस पोर्टल को अपग्रेड किया और ग्रीवेंस रिड्रेसल का भी ऑप्शन हम सबके लिए अवेल किया। संगम जी प्लीज हमें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलना चाहिए। क्लासिफिकेशन, अभी तक हम समझ रहे थे एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस दो तरह की हमने समझी, एंटरप्राइजेस हमने दो तरह की समझी। सर प्लीज एक बार स्लाइड पे बैकवर्ड करके अगेन वापस आएंगे, मे बी कुछ प्रॉब्लम है। हाँ बस परफेक्ट, परफेक्ट सर, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। अभी तक हम समझ रहे थे एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस दो तरह की हमने समझी, एक एंटरप्राइजेस एग्जिस्टिंग इन नॉन एग्जिस्टिंग, एज वेल एज हमने ये भी समझी कुछ न्यू स्टार्टअप्स के बारे में भी हमने समझा। बट यहां पर जो एंटरप्राइजेस का डिस्कशन किया जा रहा है, तो उन एंटरप्राइजेस को समझना बहुत जरूरी है। ये एंटरप्राइजेस बेसिकली है कौन सी, एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस है या नॉन एग्जिस्टिंग है, न्यू है, न्यू स्टार्टअप है, या ओल्ड एंटरप्राइजेस है? तो आंसर इज ओल्ड एंटरप्राइजेस है। रीजन क्या है सर कि ओल्ड एंटरप्राइजेस के लिए ही ये क्यों बनाया गया? तो आंसर इज, यहां पर जो मिनिस्ट्री हमसे डिमांड कर रही है, जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है, वो डिटेल कुछ इस मैनर में है, कुछ इस चार्ट की हेल्प से आप सब समझ पाएंगे। क्लासिफाई करा है हमने इस स्लाइड में एंटरप्राइज को तीन कैटेगरीज में। तीन कैटेगरीज कौन सी है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर सबकी एक क्वेरी बहुत जनरेट होती है, और जो कि कुछ प्रोफेशनल्स को एक्सपेक्टेड भी था कि जो 26 जून को नोटिफिकेशन आया, क्या उसके बाद एमएसएमई ट्रेडर्स के भी लिए एप्लीकेबल हो जाएगा? तो आंसर इज नो। अभी भी जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए ही एलिजिबल है। दैट मींस ट्रेडर, अगर कोई एंटरप्राइज है जो कि ट्रेडिंग करती है और उसको क्या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है? तो आंसर इज नो। अभी हम आगे समझते हैं। हमने ये तो चूज कर लिया, जजमेंट कर लिया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या सर्विस सेक्टर है, बट हमें ये जज करने में प्रॉब्लम आ जाती है कैटेगरी कौन सी है, माइक्रो, स्मॉल या मीडियम। उसके लिए गवर्नमेंट ने अगेन कुछ डेटा को अपग्रेड किया, क्योंकि नोटिफिकेशन आया तो अपग्रेड करना तो बनता ही था, नया वैल्यू एडिशन तो करना बनता ही था। तो एडिशन क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में डेटा रिवाइज किया। डेटा का मींस क्या है यहाँ पे ये समझेंगे। डेटा का मींस है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। डेटा का मींस है क्वांटिटेटिव डेटा, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। यदि इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक की है और टर्नओवर 5 करोड़ तक की है, तो वो एंटरप्राइजेस जो है माइक्रो कैटेगरी में एग्जिस्ट करेगी। यदि इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ की है और टर्नओवर 50 करोड़ की है, तो वो एंटरप्राइजेस और ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल कैटेगरी में एग्जिस्ट करेगी, लाई करेगी। यदि इन्वेस्टमेंट 50 सीआर्स और टर्नओवर 250 सीआर्स की है, तो वो एंटरप्राइजेस मीडियम कैटेगरी में लाई करेगी। अभी प्रोफेशनल्स की एक और क्वेरी जनरेट हो सकती है, सर हमारी इन्वेस्टमेंट तो 1 सीआर की है, बट टर्नओवर जो है वो हमारी 3 करोड़ की है, तो हम किस कैटेगरी में लाई करेंगे, या हमें किस कैटेगरी का एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अवेल होगा? तो यहां पर हमें यह भी बताना जरूरी है, हमने जो स्लाइड पे मेंशन की है, आपके सामने शो की है और शेयर भी करने वाले हैं, इसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के बीच में जो वर्ड यूज किया है वो वर्ड है एंड, एज वेल एज जो हमने कैटेगरीज मेंशन करी हैं फिगर्स के साथ, उनमें भी हमने वर्ड यूज किया एंड, ना कि और एंड स्टैंड्स फॉर बोथ, नॉट फॉर एनी वन। तो यहां पर यह भी समझना बहुत जरूरी है, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट 250 सीआर की चली जाती है, 250 सीआर की चली जाती है,
और टर्नओवर 500 सीआर की चली जाती है, तो अगर किसी का क्वेश्चन अराइज होता है, जो कि होना नहीं चाहिए, कि हमारा किस कैटेगरी में आना चाहिए, तो आंसर आता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की जो सबसे बड़ी कैटेगरी वो है मीडियम एंटरप्राइजेस की। बट यहां पर एक टेक्निकली और रिवर्स करेंगे, 50 और 250 लॉफुली और प्रैक्टिकली समझते हैं, क्योंकि हमारे हर एक वेबिनार प्रैक्टिकली होता है। क्या कभी कोई एक ऐसा केस हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हमारी 250 सीआर की हो और टर्नओवर 50 सीआर की हो, और क्वेश्चन सामने से आए क्या मैं मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं? तो आंसर इस प्रैक्टिकली समझेंगे। जो हमने समझाने की कोशिश हमारे टेबल में भी करी है, जो टर्नओवर है वो हमेशा मोर देन रहेगी हमारी इन्वेस्टमेंट से, जो कि बिजनेस का फंडामेंटल भी है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारी स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो जो हमारी टर्नओवर होगी वो हमारी हमेशा एक्सीड करेगी हमारी इन्वेस्टमेंट से। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों को हमें पैरेलल लेकर के चलना है, साथ में लेकर के चलना है, ए और बी चूज नहीं करना है। टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट दोनों हमारी सेम कैटेगरी में सेम डेटा में रिफ्लेक्ट होगी, तभी हम एमएसएमई इन कैटेगरीज में कर सकते हैं। अभी यहां पर एक चीज और समझना जरूरी है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर हमें जो रिफ्लेक्ट करनी है या मेंशन करनी है, क्या इसके बिहाफ पर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना जरूरी है? तो आंसर इज नो। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन प्योरली पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, बट हाँ क्वांटिटेटिव डिटेल देनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और उस डिटेल को मिनिस्ट्री क्रॉस चेक वेरीफाई भी करेगी। कहां से करेगी, कैसे करेगी, वो हम आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे। उनको समझने के लिए हमारे साथ बने रहें और लाइव सेशन का एंजॉयमेंट करते रहे। संगम जी प्लीज हम नेक्स्ट वेबिनार नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो अभी हमने जो समझा इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, तो स्पेसिफिक इन दो वर्ड्स के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर और टर्नओवर के ऊपर भी हमने एक स्लाइड प्ले बनाई है आप सभी के लिए। इन्वेस्टमेंट तो हमने बता दिया, बट प्रोफेशनल्स का सवाल, इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कैसे करें? क्या फंडामेंटल है जिसके बिहाफ पे हम इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में दिखा सकते हैं? उस इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमने कुछ 6 पॉइंट्स बनाए हैं इस स्लाइड प्ले में। तो समझते हैं 1 to 1 क्या 6 पॉइंट्स हैं जिससे हम इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट will be basis on the previous year income tax return. That means जो भी हमारी लास्ट ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न है उसके अंदर जो भी हमने इन्वेस्टमेंट की फिगर पॉइंट आउट करी थी, प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड या हमारी इक्विपमेंट से रिलेटेड, उन सबको इन्वेस्टमेंट में हमें कंसिडर करना है। एज वेल एज अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में बताया, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर हमारी वेरीफाई होंगी। पेपरलेस है, दैट डजंट मीन कि हम कोई भी फिगर पॉइंट आउट कर सकते हैं। पेपरलेस का मींस ये भी है, जो भी हमें फिगर्स डालनी है वो ट्रुथ एंड फेयर होनी चाहिए, वेरीफाई होनी चाहिए हमारी इनकम टैक्स रिटर्न से इन्वेस्टमेंट की फिगर्स। प्रोफेशनल्स का नया सवाल, नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नई एंटरप्राइजेस के लिए क्या करेंगे? इनकम टैक्स रिटर्न तो पुरानी एंटरप्राइजेस के लिए होगा, पुरानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा जो कि एग्जिस्टिंग होगी। उस केस में हम क्या कर सकते हैं? तो आंसर है, अगर न्यू एंटरप्राइजेस है तो उनके लिए भी गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल पर एक ऑप्शन अवेल किया प्रोफेशनल्स के लिए, दैट इज सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। तो जो प्रमोटर होगा एंटरप्राइजेस का, वो सेल्फ डिक्लेयर करेगा इन्वेस्टमेंट को लेकर, सच एंड सच अमाउंट आई हैव टू इन्वेस्ट इन अवर बिजनेस, इन अवर स्टार्टअप बिजनेस, इन अवर ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइजेस फॉर सच एंड सच पर्पस और रीजन। तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पर भी हम अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सक्सेसफुली। ओके,
अभी हम समझते हैं जो हमने फर्स्ट पॉइंट समझा, ध्यान से समझिएगा। पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 6 हमारे सारे ही पॉइंट्स इंटर रिलेट करेंगे, और इंटर रिलेट किस किस मैनर में करेंगे उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा हमने फर्स्ट पॉइंट बताया, प्लांट एंड मशीनरी इनकम टैक्स रिटर्न के, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू और इक्विपमेंट की वैल्यू हमारी इनकम टैक्स रिटर्न से मैच होनी चाहिए, वेरीफाई होनी चाहिए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए। सेम इनवॉइस वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट एक्सक्लूडिंग shall be the basis of self disclosure. That means जब कोई प्रमोटर सेल्फ डिक्लेरेशन बनाएगा तो उसके अंदर इनवॉइस वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट की एक्सक्लूड होगी। क्यों बनाया ये पॉइंट? क्योंकि सर प्लांट एंड मशीनरी, अभी तो आपने बताया कि इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो मेंशन है वो कंसिडर करनी है, अभी आप बता रहे हो कि हमें सेल्फ डिस्क्लोजर के अंदर एक्सक्लूड करनी है। रीजन क्या है? तो रीजन इज एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज और न्यू एंटरप्राइजेस। वो हमारी एग्जिस्टिंग है जिसके पास ऑलरेडी है, और सेल्फ डिक्लेरेशन के अंदर, सेल्फ डिस्क्लोजर के अंदर हमें करना हो सकता है। तो यहां पर ये मेजर डिफरेंस है जिसको हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। व्हेन न्यू एंटरप्राइज फाइल्स आईटीआर, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट shall be on the basis information furnished in ITR, करेक्ट? तो जब न्यू एंटरप्राइज, अभी यहां पर ये समझना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। हमारा पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 कैसे वो समझते हैं। हमने बताया इनवॉइस वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट एक्सक्लूड होगा सेल्फ डिस्क्लोजर के बेसिस पर। ओके, तो यहां पर कहना क्या चाह रहे हैं ये दो पॉइंट्स समझते हैं। जब हमने सेल्फ डिस्क्लोजर दिया, हमने का मतलब क्या है? प्रोमोटर ने। प्रोमोटर कौन? एंटरप्राइजेस का, ऑर्गेनाइजेशन का। तो एंटरप्राइजेस ने के जो प्रोमोटर ने जब हमें सेल्फ डिस्क्लोजर दिया, उसके अंदर सच एंड सच अमाउंट को लेकर के कंफर्मेशन दिया, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, तो जो हमारी इनवॉइसिंग वैल्यू होगी वो हमारी मैच करनी चाहिए अपकमिंग आने वाले साल की आईटीआर से। अगर हमने सेल्फ डिस्क्लोजर में इन्वेस्टमेंट में हमने दिखाया 1 लाख, जस्ट कंसिडर इट। रीजन 1 लाख की ही फिगर क्यों बताई मैंने? क्योंकि अब तक के जो उद्योग रजिस्ट्रेशन हो रहे थे उसमें इन्वेस्टमेंट का मिनिमम अमाउंट 1 लाख का था, जो कि गवर्नमेंट ने क्या किया, 1 लाख की कंपलसरी कंडीशन हटा दी। क्यों? न्यू स्टार्टअप्स के लिए। तो न्यू स्टार्टअप्स के लिए जो 1 लाख की कंडीशन थी, क्योंकि कई क्वायरीज मेरे पास भी पर्सनली आई, सर न्यू स्टार्टअप है, 50,000 की इन्वेस्टमेंट है, 80,000 की इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो हमें 1 लाख के लिए दिखाना चाहिए या नहीं? तो फर्स्ट वन इज, अब गवर्नमेंट ने उद्योग से जब उद्यम पे किया तो 1 लाख की जो कंडीशन है वो हटा दी। उसके अंदर आप खुद से पॉइंट आउट कंसिडर कर सकते हो, फिगर इंसर्ट कर सकते हैं। 1 लाख की कंपलसरी कंडीशन अब नहीं है, बट एक कंडीशन जरूर है। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है सेल्फ डिक्लेरेशन की। यदि हमने अपने सेल्फ डिक्लेरेशन में जो इन्वेस्टमेंट की फिगर मेंशन करी वो हमारी आने वाली इनकम टैक्स रिटर्न से मिसमैच हो गई, बाय चांस हो गई, ध्यान से समझिएगा, अगर वो फिगर मिसमैच हो गई तो पेनल्टी भी अराइज हो सकती है। कभी आज तक उद्योग रजिस्ट्रेशन करते हुए प्रोफेशनल्स ने ये नहीं समझा, अगर हमने इन्वेस्टमेंट 1 लाख की दिखा दी या 3 लाख की दिखा दी, और जो बिजनेस का प्रमोटर है, एंटरप्राइजेस का प्रमोटर है, उसके पास 3 लाख का फंड ही नहीं है दिखाने के लिए। दिखाने का मीन्स क्या है मेरा? ध्यान से समझना, दिखाने का मीन्स मेरा नहीं है बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करना, नेवर। बैलेंस शीट से भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? बैंक की स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करना। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न में रिफ्लेक्ट करना। यदि हमारे वो सारे सिनेरियो मैच कर रहे हैं, फिगर्स मैच कर रही हैं, तो यू आर इन सेफ जोन। बट अगर कहीं पर भी मिसमैच है तो यू आर इन डेंजर जोन। ऑन बिहाफ ऑफ सच एंड सच सेक्शन, जो कि हमने अपकमिंग स्लाइड्स में मेंशन किया, यदि हमारी फिगर्स मिसमैच हो तो हमें पेनल्टी भी बियर करनी पड़ सकती है। पेनल्टी क्या है?
सेक्शन क्या है वो हम आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे और समझेंगे। सर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। अभी हमने लास्ट स्लाइड में समझा इन्वेस्टमेंट, अब हम समझेंगे टर्नओवर। टर्नओवर को कैलकुलेट कैसे करें, क्या रीजन है और क्या लॉजिक है, क्या फंडामेंटल है, वो हम समझेंगे। तो समझते हैं। फॉर कैलकुलेटिंग द टर्नओवर ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। कहना क्या चाहता है ये पॉइंट समझिएगा। किसी भी मैनर की टर्नओवर हो, माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस किसी भी कैटेगरी में एग्जिस्ट करता हो, डजंट मैटर, टर्नओवर किसी भी मैनर में हो, एक्सपोर्ट की हो, गुड्स की हो, सर्विसेज की हो या बोथ की हो, वो अकाउंट में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, मैंने फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या बोला। फर्स्ट पॉइंट कहता है कैटेगरी कोई भी हो, माइक्रो स्मॉल या मीडियम, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट फर्क क्या पड़ता है, जो टर्नओवर की फिगर पॉइंट आउट करी, मेंशन करी, किसमें, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में, कौन सा, उद्योग या उद्यम। सर उद्यम, रीजन उद्योग में तो टर्नओवर का कोई लॉजिक ही नहीं था। टर्नओवर का पॉइंट ही एड ऑन कब से हुआ, उद्यम से। इंप्लीमेंट कब से हुआ, 1 जुलाई से। नोटिफिकेशन 26 जून को जो कि आया, जो कि हम प्रीवियस स्लाइड्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं और समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट बेसिकली न्यू स्टार्टअप्स के लिए बनाया गया है, क्योंकि न्यू स्टार्टअप्स के पास हो सकता है जीएसटी नंबर ना हो, और वो ही हमसे कहते हैं कि जीएसटी की टर्नओवर हम कैसे दिखाएंगे, क्योंकि हमने जीएसटी रिटर्न्स फाइल ही नहीं किया। ड्यू टू जीएसटी अनअवेलेबिलिटी ऑफ जीएसटी, हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं है तो हम रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो टर्नओवर को रिकंसाइल कैसे करेंगे। ये प्रोफेशनल्स के माइंड में बहुत बड़ा सवाल है। तो उसका सबसे सिंपल आंसर ये है, जो भी टर्नओवर हमने मेंशन करी है वो अपकमिंग ईयर में अप टू 31 मार्च 2021 हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए और रिकंसाइल और मैच होनी चाहिए हमारी टर्नओवर की फिगर को हमारे सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट से। तो यहां पर हमें यह भी पता लगा सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो हमारे सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट एज वेल एज एक्सपेक्टेड टर्नओवर के लिए भी एलिजिबल है, रिस्पॉन्सिबल है और लाइबल भी है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, अपकमिंग पॉइंट की तरफ, जो कि है एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस से रिलेटेड। जो ऑर्गेनाइजेशन अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, जब ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं तो ऑब्वियसली उनके पास जीएसटी नंबर भी होना लाजमी है। अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन तो। अच्छा यहां पर भी सवाल आ सकता है प्रोफेशनल्स का, सर एग्जिस्ट तो करती है, ऑर्गेनाइजेशन तो बनी हुई है, बट उन्होंने जीएसटी नंबर ही ले लिया, क्योंकि जीएसटी नंबर का क्राइटेरिया में वो एग्जिस्ट नहीं करते थे। देन व्हाट वी डू, तो आंसर इज प्रीवियस। अगेन बैंक के अकाउंट में हमारी ट्रांजेक्शन मैच करनी चाहिए और वही ट्रांजेक्शन हमारे सेल्फ डिक्लेरेशन से मैच करनी चाहिए। आगे हम समझते हैं, इंफॉर्मेशन एज रिगार्ड्स टर्नओवर and exports turnover for an enterprise shall be linked to the income tax or the Central Goods and Service Act and the GST। अब ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, समझते हैं कैसे। अभी तक हम क्या समझ रहे थे, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दो अलग अलग बेसिस हैं, इसीलिए हमने दो अलग अलग स्लाइड्स बनाई। बट ये जो हमने येलो किया, हाईलाइट किया सीजीएसटी एक्ट, एज वेल एज इसके साथ में हमने एक वर्ड यूज किया और में इनकम टैक्स, ये दोनों क्यों एक साथ आए, क्या रीजन है इन दोनों के पीछे, तो वो रीजन समझते हैं हम आप सबके साथ। वो रीजन है 2017 में जब जीएसटी आया, जीएसटी कंप्लायंस आया, एप्लीकेबल हुआ 1 जुलाई 2020 से, उसके बाद जो कुछ इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल हुई 2018 के बाद, 2019 के बाद, उन रिटर्न्स में जो टर्नओवर हमने मेंशन करी, सॉरी कुछ प्रोफेशनल्स ने मेंशन करी, तो उन प्रोफेशनल्स की टर्नओवर जीएसटी रिटर्न से मिसमैच भी कर रही थी।
कुछ केसेस में उनके पास उनका स्पेसिफिक रीजंस भी है, बट एमएसएमई रजिस्ट्रेशन उन रीजंस को सुनने के लिए रेडी नहीं है। दैट मीन्स आपने यदि अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करी हैं, जीएसटी कंप्लायंस में जो टर्नओवर अपनी मेंशन करी है, जीएसटी कंप्लायंस में टर्नओवर मेंशन करी है, सर कैसे रिकंसाइल होगा? जीएसटी रिटर्न में तो कभी मांगता ही नहीं है टर्नओवर। तो आंसर इज जीएसटी कंप्लायंस ने भी अपनी जीएसटी एनुअल रिटर्न बना दी थी, और जब आप न्यू ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में कदम रखते हैं तो प्रीवियस ईयर की टर्नओवर को कंसिडर करना कंपलसरी हो जाता है। तो जब आप एनुअल रिटर्न करते हैं तो उसके अंदर भी आपको एनुअल टर्नओवर मेंशन करना होता है। तो एनुअल टर्नओवर आपकी जीएसटी एनुअल रिटर्न से रिकंसाइल की जाएगी, एज वेल एज इनकम टैक्स रिटर्न से भी की जाएंगी। अभी प्रोफेशनल्स के माइंड में एक और सवाल आएगा, हमने तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी थी, जीएसटी से मैच भी नहीं किया था, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, और क्या कुछ होगा? तो हाँ, बिल्कुल होगा। आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करिए तो सही, बिल्कुल होगा। कब होगा, कैसे होगा, कौन किस एक्ट के तहत होगा, वो हम आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे। बट अभी हमारा एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट इस स्लाइड का रहता है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्फ डिक्लेरेशन बेस्ड। समझते हैं क्या है इस पॉइंट में छुपा हुआ। तो इस जस्ट अ मिनट, इस पॉइंट में जो छुपा हुआ है वो है सेल्फ डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग डेडलाइन। वो डेडलाइन क्या कहती है, देखेंगे, ध्यान से समझेंगे पॉइंट को, पहले रीड आउट करते हैं, देन उसके बारे में समझते हैं टेक्निकली। द टर्नओवर रिलेटेड figures of such enterprise which do not have PAN will be considered on self-declaration basis for a period up to 31st March 2021, and thereafter PAN and GST shall be mandatory। ये पॉइंट सेल्फ डिक्लेरेशन बेस्ड है, न्यू स्टार्टअप के लिए है, न्यू एंटरप्राइजेस और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है। रीजन इज दैट एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ना तो पेन बेस्ड है, ना तो जीएसटी बेस्ड है, ये प्योरली आधार बेस्ड है। जब आधार बेस्ड है, उसके बावजूद इनकम टैक्स वेरिफिकेशन और जीएसटी वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग भी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ये वेरीफाई क्यों करना चाह रहा है और उसकी डेडलाइन क्या है। तो गवर्नमेंट भी ये समझती है, जब न्यू स्टार्टअप आप कर रहे हो तो नो डाउट हो सकता है ना आपके पास पेन नंबर हो ना जीएसटी नंबर हो, तो उस केस में आप अपना सेल्फ डिक्लेरेशन देंगे, बट you have to verify your PAN as well as GST in detail up to 31st March 2021। ये स्लाइड पे यहां पर हम एंड करते हैं और संगम जी से रिक्वेस्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करने के लिए। ये स्लाइड तो हम सभी प्रोफेशनल्स के काम आने वाली है, बहुत ही ज्यादा। हमने फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड में ये बताया एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का पोर्टल क्या है, यूआरएल क्या है, बट ये नहीं बताया था प्रोसीजर क्या है। तो इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि प्रोसीजर के लिए हमने आप सबके लिए एक स्लाइड भी डिजाइन कर रखी है। तो समझते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ये भी समझना बहुत जरूरी है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑन उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। अभी माइंड में एफएक्यूज जनरेट हो रहे होंगे कुछ प्रोफेशनल्स के, सर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन, क्या दो अलग रजिस्ट्रेशन हैं? क्योंकि आपने कहा उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर, तो आंसर इज नो। पहले ये डिफरेंट रजिस्ट्रेशंस थे। प्रोफेशनल्स का टाइम और क्लाइंट्स की कॉस्टिंग बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक सिंगल पोर्टल जनरेट किया, डेवलप किया, बनाया हम सभी प्रोफेशनल्स के लिए और आप सभी क्लाइंट्स की कॉस्टिंग को बचाने के लिए, जिसको नाम दिया उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। अभी हम आगे चलते हैं और समझते हैं प्रोसीजर क्या है।
उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल का। दैट मीन्स उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल का या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का? एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का, जो कि उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के हेल्प से हम करने वाले हैं, समझते हैं। The form for registration shall be as provided in the उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। जो हमने यूआरएल आपको मेंशन किया था अपनी सेकंड स्लाइड में, जब आप उस यूआरएल को यूज करेंगे तो वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको डालनी है, बट कंडीशन ये है एक एक डिटेल, क्वांटिटेटिव डिटेल आपकी वेरीफाई होगी। किससे? इनकम टैक्स पोर्टल और जीएसटी पोर्टल। कोई कंफ्यूजन नहीं है न्यू स्टार्टअप और एग्जिस्टिंग के लिए, क्योंकि डेडलाइन 31 मार्च दे दी गई है। जिनकी एग्जिस्टिंग है उनका तो साथ साथ होगा। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशंस हैं, जो करवा चुके हैं उद्योग में या ओल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनकी इनकम टैक्स रिटर्न्स टाइमली फाइल होती हैं, जीएसटी कंप्लायंस फुलफिल करते हैं, उनका तो साथ साथ होगा। यहां पर एक और पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूंगा। उद्योग रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था वो विद इन 24 आवर्स प्रोफेशनल्स कमिट करते थे अपने क्लाइंट से कि 24 आवर्स, 24 घंटे के बीच बीच में हम आपको आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन दे देंगे। बट अब उन्हीं सभी प्रोफेशनल से मेरी पर्सनली राय ये है, 24 घंटे की कमिटमेंट एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए अब नहीं करेंगे। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए आप कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अब जो जनरेट होता है वो विद इन 7 डेज होता है, बट एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर इंस्टेंट बेसिस पर जनरेट होता है। तो यदि आप एमएसएमई क्लाइंट्स को कमिटमेंट 24 घंटे की कर रहे थे तो अब वो नहीं करोगे, क्योंकि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन पहले आपकी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई नहीं कर रहा था, जो कि अब कर रहा है। जब एमएसएमई रजिस्ट्रेशन वेरीफाई कर रहा है तो ईच एंड एवरी पोर्टल को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने कुछ टाइम कंसिडर किया, जिसको हम टाइम मैक्सिमम 7 डेज का कंसिडर करना सही समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उद्यम रजिस्ट्रेशन का पोर्टल हमने बता दिया। उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर हमने बता दिया फॉर्म है, फॉर्म में आपको आधार बेस्ड है। आधार बेस्ड के बाद आपको अपनी बिजनेस की कॉन्फिडेंशियल डिटेल देनी है। कॉन्फिडेंशियल डिटेल है क्या? अगेन इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। अब तक मैं जो समझता हूं मोस्टली पार्टिसिपेंट्स और व्यूअर्स का हमारे क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस को लेकर के और न्यू स्टार्टअप्स को लेकर के। यदि न्यू है तो सेल्फ डिक्लेरेशन, एग्जिस्टिंग है तो प्रीवियस ईयर डिटेल कंसिडर करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, क्या गवर्नमेंट ने उद्योग रजिस्ट्रेशन से स्विच करके उद्यम रजिस्ट्रेशन पर जब कदम रखा, क्या कोई गवर्नमेंट ने फीस बना दी? क्या कोई गवर्नमेंट हमसे पेमेंट लेना चाहती है? कोई गवर्नमेंट चलान हमें जनरेट होगा? तो आंसर इज नो। देयर विल बी नो फी फॉर फाइलिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। ध्यान से समझना है, इकोनॉमी बहुत गंदी गिरी है कोविड-19 से, तो गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे लेवल पर सपोर्ट करना चाहती है, तभी कोई गवर्नमेंट फीस उद्यम रजिस्ट्रेशन पे आज भी नहीं है। तो कोई भी यदि आपको ये कहता है उद्यम रजिस्ट्रेशन की फीस है, तो आंसर इज देयर इज नो फी फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन। थर्ड वन इज आधार नंबर shall be required for उद्यम रजिस्ट्रेशन, जो कि हमने पहले भी समझा। उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो हमारी उद्योग रजिस्ट्रेशन में रिक्वायरमेंट, नेसेसरी रिक्वायरमेंट थी, सेम नेसेसरी रिक्वायरमेंट आज भी है। वो क्या है? वो है हमारा आधार नंबर। अभी यहाँ पर आधार नंबर को लेकर के भी बहुत सारे कंफ्यूजन और एफएक्यूज जनरेट हुए और मेरे पास पर्सनली आए व्हाट्सएप पर और मेल पर। वो एफएक्यूज क्या थे? सर आधार नंबर प्रोप्राइटर के केस में तो हम चलो कंसिडर कर लेंगे, पार्टनरशिप में क्या करेंगे, एचयूएफ में क्या करेंगे, अदर बिजनेस एंटिटी में क्या करेंगे?
तो उन सभी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स इंसर्ट करे इस स्लाइड में। उन पॉइंट्स को समझते हैं। क्या पॉइंट्स थे? द आधार नंबर shall be of the proprietor in the case of a proprietorship firm. That means यदि प्रोप्राइटरशिप फर्म की हम बात कर रहे हैं तो जो आधार नंबर होगा वो प्रोप्राइटर का होगा। ऑफ द मैनेजिंग पार्टनर इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यदि पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी हम मैनेजिंग पार्टनर डिसाइड कर देते हैं। हमारे मैनेजिंग पार्टनर एबीसी है या XYZ है, तो एबीसी या XYZ जो भी आपने चूज या एलिमिनेट कर रखे हैं, वो मैनेजिंग पार्टनर का आधार नंबर आपके पास होना जरूरी है, एज वेल एज उनका आधार नंबर उनके मोबाइल से लिंक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि मोबाइल से लिंक नहीं है और आधार नंबर तो है मैनेजिंग डायरेक्टर का या पार्टनर का, तो वो आधार नंबर भी आपके लिए यूजलेस हो सकता है। एंड ऑफ अ कर्ता इन द केस ऑफ HUF फैमिली, HUF मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आगे समझते हैं। ये हमने कुछ समझी एंटिटी, इसके ब्रीफ और कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और एंटिटीज हैं जिसके अंदर हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना पड़ सकता है, बट आधार नंबर पर सेम कंफ्यूजन भी अराइज हो सकता है। तो वो कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए अगेन हमने एक पॉइंट बनाया, इन द केस ऑफ कंपनी और अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी or a society or a trust or the organization, the authorized signatory shall provide its GSTIN and PAN along its Aadhaar number. समझते हैं यहाँ पे ये पॉइंट कहना क्या चाहता है। यदि कोई कंपनी है, कोई NGO है या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, तो उनके आधार नंबर जो है वो उनके GSTIN और पैन से भी लिंक होने चाहिए। दैट मीन्स यदि हम बात करें प्राइवेट लिमिटेड के किसी डायरेक्टर की और हम ये देखें कि हमारे पास डायरेक्टर का या हमारे पार्टनरशिप के अंदर मैनेजिंग पार्टनर का आधार नंबर तो हमें मिल गया जो कि उसके मोबाइल से लिंक है, तो क्या वो सफिशिएंट और इनफ है? तो आंसर इज नो। जब बड़ा बिजनेस तो बड़ी डिटेल, तो बड़ी डिटेल है क्या? तो बड़ी डिटेल है जब आपका आधार अगर आपके मोबाइल से लिंक होगा तो वही आधार आपके GSTIN एज वेल एज आपके पैन से भी लिंक होना चाहिए। In the case of an enterprise is duly registered as an Udyam with PAN, any deficiency of information for previous year when it did not have PAN shall be filled up on self declaration basis. ये हम पहले भी समझ चुके हैं, अगेन एक बार समझेंगे। अभी हमने बताया GSTIN और पैन का लिंक होना जरूरी है। ओके, अब क्वेरी ये राइज हुई, कोई ऐसी एंटरप्राइज हो, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसके पास उद्यम तो हो पैन के बिहाफ पर, बट डिड नॉट हैव पैन, पैन नंबर नहीं है, GST नंबर नहीं है, तो हम किस बेसिस पर कर सकते हैं? तो हमने बताया अगेन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन का क्या फॉर्मेट है, क्या कंटेंट है, वो भी आप लोगों को इजीली अवेल हो जाएगा उद्यम रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पर यदि आप सर्च और वर्कआउट करेंगे तो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ हमारे। नो एंटरप्राइज शेल फाइल more than one Udyam registration, provided that any number of activities, including manufacturing or service or both, may be specified or added in one Udyam registration. बहुत ही ज्यादा टेक्निकल और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए, तो समझते हैं इसको प्रैक्टिकली। ये पॉइंट समझाना क्या चाहता है या बताना क्या चाहते हैं हम लोग आप सबसे? कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ डायरेक्टर्स, कुछ बिजनेसमैन डिफरेंट डिफरेंट एंटरप्राइजेस और ऑर्गेनाइजेशंस बना लेते हैं। लाइक पेन तो एक ही है, किसी राम नाम के पर्सन का पेन तो एक ही है,
बट उसने दिल्ली में, अहमदाबाद में या मुंबई और हैदराबाद में डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स अपनी बनाई हुई हैं, स्टेट वाइज उसने जीएसटी नंबर लिया, वो वर्किंग कर रहा है। तो उसके माइंड में एक एफएक्यू और जनरेट होता है, सर मेरे पास इतने सारे जीएसटी नंबर हैं, तो क्या मेरे को ईच एंड एवरी जीएसटी के बिहाफ पर मुझे उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना है? तो आंसर इज नो। ऐसा नहीं है कि आपके पास जितने जीएसटी नंबर हैं आपको उतना उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना है। क्यों नहीं है? उसके पीछे भी लॉजिक और रीजन है। उसका लॉजिक और रीजन है क्योंकि उद्यम रजिस्ट्रेशन जीएसटी बेस्ड ही नहीं है, ये आधार बेस्ड है। इसी वजह से हमने लास्ट टू लास्ट स्लाइड में अपनी बताया, इनकम टैक्स रिटर्न की टर्नओवर और जीएसटी की टर्नओवर एज वेल एज इन्वेस्टमेंट इनकम टैक्स रिटर्न की, वो रिकंसाइल और वेरीफाई होना हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस पॉइंट में भी ये बताने की हमने कोशिश करी आप सबके सामने, नो एंटरप्राइजेस शेल फाइल मोर देन वन उद्यम रजिस्ट्रेशन। एक एंटरप्राइज को एक आधार के बिहाफ पर और एक पैन के बिहाफ पर अपनी एंटरप्राइज को एक से ज्यादा उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्शन नहीं है एज पर लॉ। अभी मुझे कुछ और भी प्रोफेशनल्स की कॉल्स और मेल्स आई जिसमें उन लोगों ने मुझे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, सॉरी प्रोफेशनल प्रॉब्लम शेयर करी और डिस्कस करी। सर मैंने सच एंड सच पर्सन का उद्योग रजिस्ट्रेशन किया फर्म बेस्ड, तो अब मैं क्या करूं? क्या कुछ कर सकता हूं? क्या कोई सोल्यूशन है? तो मैंने उसको रिप्लाई किया, उद्योग रजिस्ट्रेशन में तो कोई सोल्यूशन नहीं था, उद्यम रजिस्ट्रेशन में वो सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है? आप अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी कर सकते हैं, उसके बिहाफ पर ग्रीवेंस भी डाल सकते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लैरिफाई भी कर सकते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज हमें सच एंड सच हमने रजिस्ट्रेशन ले लिया, जो कि अब हम सरेंडर करना चाहते हैं और वो इजीली सरेंडर हो भी रहा है, हो भी जाएगा। बट उद्यम रजिस्ट्रेशन को केयरफुली टेक केयर करना पड़ेगा। अभी हम समझते हैं प्रोफेशनल्स के माइंड में और क्या क्वेरीज आ सकती है। यार ले लिया ना, अगर क्लाइंट्स को दे दिया हमने और क्लाइंट्स को हम बताएं ऐसा तो करना ही नहीं था, अब तो गलत हो गया, फीस वापस करनी पड़ सकती है, क्लाइंट हमें कुछ बोलेगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो उन सभी प्रोफेशनल्स के लिए, पेनल्टी के लिए और क्लाइंट्स के लिए भी अवेयर करने के लिए एक सेक्शन 27 ऑफ द एमएसएमई एक्ट बना हुआ है। वो सेक्शन क्या कहता है वो समझते हैं अब। कोई एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, कोई भी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन गलत बन गया, गलत बनने का मीन समझना यहां पर क्या है। मैंने बताया राम या श्याम नाम से आपने 2 या 3 एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ले लिए, लॉफुली गलत है, आपको सरेंडर करना चाहिए, आपने नहीं किया, ओके, फर्स्ट एरर। सेकंड वन, आपने उद्योग रजिस्ट्रेशन तो कर लिया था, उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जबकि गवर्नमेंट ने आपको कह दिया उद्योग रजिस्ट्रेशन की भी डेडलाइन दे दी 31 मार्च 2021 तक, वो वैलिड है, लाइफ टाइम वैलिड नहीं है, उसके लिए आपको उद्यम पे कंपल्शन करना है रजिस्ट्रेशन, वो भी नहीं किया। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारी क्वांटिटेटिव डिटेल, इन्वेस्टमेंट की फिगर हमने पॉइंट आउट करी, वो हमारी आईटीआर से मैच नहीं कर रही, रिकंसाइल वेरीफाई नहीं कर रही, जीएसटी की करी वो नहीं कर रही, एक कर रही है एक नहीं कर रही, बहुत सारे सिनेरियोज हैं। यदि मैं इसी पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने लगे हम ब्रीफली, तो एक और वेबिनार हम मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल हम ये समझते हैं इस पॉइंट का कंक्लूड क्या है, क्या कहना चाहता है ये पॉइंट। तो ये पॉइंट ये कहना चाहता है, यदि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करते हुए किसी भी प्रोफेशनल से, चाहे वो प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू पे या क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे कोई एरर या गलती हो गई, तो उसके ऊपर भी पेनल्टी है। जी हाँ, पेनल्टी है, ध्यान से सुनना। वो पेनल्टी कितनी है वो भी क्वेश्चन होना चाहिए आप सबके माइंड में, हो सकता है आपके Q&A सेशन में आने वाले हों, पेनल्टी का अमाउंट क्या होगा। तो पेनल्टी का अमाउंट भी आप सबको यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, 1000 से 10,000 तक पेनल्टी का अमाउंट भी होगा। तो ये बिल्कुल ना समझें एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हमने जो भी किया किसी भी डिटेल और किसी भी डेटा के बिहाफ पर किया
तो वो हम सक्सेस हो गए। नेवर, आपको पेनल्टी भी बियर करनी पड़ सकती है और करनी पड़ेगी 1000 से 10,000। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा संगम जी को हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करने के लिए। इंस्ट्रक्शंस क्या है और गाइडलाइन क्या है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करने का या उद्यम रजिस्ट्रेशन करने का, वो समझते हैं हम। अब हमें पता लगा 26 जून को नोटिफिकेशन आया जिसकी इंप्लीमेंटेशन 1 जुलाई से होनी थी। तो वो कहता क्या है समझते हैं, एक बार पॉइंट को रीड आउट करते हुए अगेन एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे ध्यान से ब्रीफली। रजिस्ट्रेशन विल बी डन थ्रू उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ऑल एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस registered under EM Part 2 or UAM shall register again on the Udyam registration portal on or after 1st July 2020। समझेंगे यहाँ पे प्रैक्टिकली क्या है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, पहले समझना जरूरी है। उद्यम रजिस्ट्रेशन ही एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है। किसी ने उद्योग रजिस्ट्रेशन कर रखा था 25 या 30 जून तक, अब उनको प्रोफेशनल्स ने ये बता दिया कि सर यही आपका एमएसएमई सर्टिफिकेट है। अब उनके पास, क्लाइंट्स के पास कॉल जाती है उनके प्रोफेशनल्स की टीम की कि अब आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो सामने से रिस्पॉन्स ये भी आ सकता है आपकी ही फर्म ने या एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन ने तो हमारा एमएसएमई रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, और अगर हमारा एमएसएमई रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो अब ये क्यों करना है। तो आंसर इज आपकी ही एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन का डेटा अपग्रेड करना है। इसी वजह से ये जो आपकी एग्जिस्टिंग, मैंने बताया था अपनी पिछली कुछ स्लाइड्स में, एग्जिस्टिंग मींस एमएसएमई के पॉइंट ऑफ व्यू पे जो उद्योग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, दैट इज एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग क्यों बोला, क्यों कहा मैंने, क्योंकि यूएएम नंबर एक रेफरेंस नंबर था उद्योग रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर, उसी के रेफरेंस की हेल्प से हम उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं। अदरवाइज न्यू स्टार्टअप के लिए तो आधार बेस्ड ही है, और न्यू स्टार्टअप है तो सेल्फ डिक्लेरेशन बेस्ड ही है। होपफुली मोस्टली क्वेरीज मैंने यहाँ तक सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी, आगे भी हम लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस स्लाइड को समझने की और ज्यादा कोशिश करते हैं। However, the existing enterprises registered prior to 30th June 2020 shall continue to be valid only for a period up to 31st March 2021। ध्यान से सुनिएगा ये लाइन क्या कहना चाह रही है, वैलिड अप टू 31st मार्च 2021। जी हाँ, जो उद्योग रजिस्ट्रेशन था वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड है आपका 31 मार्च 2021 के लिए। यदि वो 2021 तक आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन पर पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप सभी के लिए यूजलेस हो सकता है। तो बिना अपना टाइम वेस्ट किए अपने प्रोफेशनल्स के साथ कोऑर्डिनेट करें और उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में समझें और उनके सपोर्ट के साथ उद्यम रजिस्ट्रेशन भी करें। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहना चाहता है, फॉर द वन एंटरप्राइज shall be allowed to have only one Udyam registration, wherein it may include any number of activity in the said registration। करेक्ट, एक एंटरप्राइजेस को एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन मिलेगा, बेशक वो 1 या 1000 सर्विसेज में डील करे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डील करे, कोई मैटर नहीं करता, उद्यम रजिस्ट्रेशन एक ही मिलेगा एक एंटरप्राइज को। ध्यान से समझिएगा, यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन ये भी क्रिएट हो सकते हैं। क्या यहां पर जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारे डिफरेंट ब्रांचेस को, डिफरेंट जीएसटी को एक ही इनकम टैक्स रिटर्न में कंसिडर करना जरूरी होता है? सेम उसी मैनर में हमें एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में भी करना होगा। तो जी हाँ, सेम जब हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन करना है तो कोई मैटर नहीं करता हमारी कितनी ब्रांचेज हैं, कितनी ऑर्गेनाइजेशन है और कितनी डिफरेंट कैटेगरीज और सेक्टर्स में हम डील करते हैं, एक एंटरप्राइजेस को एक ही मिलेगा बिकॉज ऑफ आधार एज वेल एज पेन। बट फर्स्ट प्रेफरेंस और प्रियोरिटी ऑफ एमएसएमई पोर्टल इज आधार नंबर। अगेन रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट,
first priority or preference for MSME portal is Aadhaar number, not GSTIN or PAN. That is second priority, but it will be compulsion after 31st March 2021. अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे संगम जी को हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस का किस मैनर में कर सकते हैं? तो अभी हमने बताया जो उद्योग रजिस्ट्रेशन था उसमें कुछ रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ था। तो ऑल एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड अंडर ईएम पार्ट 2 और यूएएम शेल रजिस्टर्ड अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, शेल रजिस्टर्ड अगेन ऑन द उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल on or after 1st July 2020 but on or before 31st March 2021। ध्यान से समझना, बार बार आपको एक ही बात समझाना चाह रहे हैं। जिस भी एंटरप्राइज का उद्योग रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो बिल्कुल ये ना समझे उनका एमएसएमई कंप्लीट है, नहीं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन उनका कंप्लीट तभी माना जाएगा यदि वो उद्यम रजिस्ट्रेशन पे अपने एंटरप्राइज को रजिस्टर्ड करवाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करेंगे। ऑल एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड टिल 30th June 2020 shall be reclassified in accordance with the notification, with this notification। नोटिफिकेशन क्या है, कब डेट थी, क्या नोटिफिकेशन नंबर था, वो हमने ऑलरेडी अपनी स्लाइड में, प्रीवियस स्लाइड्स में मेंशन कर दिया है। यदि उस नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ना चाहें तो उस स्लाइड का भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम थर्ड पॉइंट की तरफ मूव ऑन करेंगे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। द एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस शेल रजिस्टर्ड prior to 30th June 2020 shall continue to be valid only for a period up to 31st March 2021। अगेन वही पॉइंट आया, मैंने बताया 30 जून के बाद करना है, बट करना जो आपके पास उद्योग रजिस्ट्रेशन है ना उसके ऊपर अपग्रेड करना 31st मार्च तक ही है। क्यों? क्योंकि वो वैलिड ही 31st मार्च तक है। एन एंटरप्राइज रजिस्टर्ड विद एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस शेल रजिस्टर्ड इटसेल्फ अंडर उद्यम रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि इन कैटेगरीज में आ रही हो, माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको भी अपने आप को उद्यम रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर करवाना जरूरी है। यदि नहीं करवाया तो क्या होगा? तो अगेन सेक्शन 27 ओपन होगा और उसके बिहाफ पे पेनल्टी भी अराइज होगी। अभी फिलहाल मैं रिक्वेस्ट करूंगा संगम जी को हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करने के लिए, हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए और व्यूअर्स के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या बताती है? अपडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय एमएसएमई ऑन उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ऐसा क्या अपग्रेड आया, क्या अपडेट आया जो उद्योग से उद्यम पे स्विच किया गवर्नमेंट ने? तो कुछ हम समझ चुके हैं ब्रीफली, अब इस स्लाइड में हम समझेंगे। एन एंटरप्राइज हैविंग उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर shall updates in information online in the Udyam registration portal, including the details of the enterprise, the GST return for the previous financial year, and such other additional information as may be required on self-declaration basis. Failure to update the relevant information within the period specified in the online उद्यम। पहले ये समझते हैं यहाँ तक ये कहना क्या चाहती है इस स्लाइड, ये पॉइंट्स क्या कहना चाहते हैं। ये पॉइंट्स ये कहना चाहते हैं जो भी हमने डिटेल मेंशन करी अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, उन सभी डिटेल का वेरीफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के जीएसटी रिटर्न्स एंड कंप्लायंसेस एंड आल्सो इनकम टैक्स रिटर्न एंड कंप्लायंसेस, यदि वो मेंशन किया हुई फिगर्स हमारी क्रॉस चेक नहीं हुई, मैच नहीं हुई, तो अगेन हम पर पेनल्टी अप्लाई हो सकती है। अगर कोई क्वेश्चन ये भी अराइज होता है, हमारा तो न्यू स्टार्टअप है, देन व्हाट वी डू,
तो आंसर इज सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। जो आपने सेल्फ डिक्लेयर किया उसके बिहाफ पर आपकी फिगर्स मैच होनी चाहिए। सेल्फ डिक्लेयर के बिहाफ पर मैच कैसे होंगी? तो आंसर इज बैंक अकाउंट, ट्रांजेक्शन हमारी बैंक में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगेन आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन पोर्टल विल रेंडर द एंटरप्राइज लायबल फॉर सस्पेंशन ऑफ इट्स स्टेटस। यदि किसी उद्योग रजिस्ट्रेशन किया हुआ एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन डिनाई कर देती है किसी प्रोफेशनल को, हम नहीं करवाएंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन, तो हर प्रोफेशनल का रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी है वो अपने क्लाइंट को अवेयर करे, उसका उद्योग रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा 31 मार्च 2021 के बाद, यदि नहीं करवाया तो। आगे समझते हैं। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड एंड गैदर्ड फ्रॉम sources including income tax return and goods and service tax return, the classification of the enterprise will be updated in case of graduation from a lower to a higher category or reverse graduation, sliding down or lower category of an enterprise. A communication will be sent to the enterprise about the change in status. जी हाँ, जो भी हमारा लोअर टू हायर कैटेगरी अगर हम होते हैं, सपोज दैट हम पहले एमएसएमई को समझते हैं। एमएसएमई 3 कैटेगरीज में डिवाइड था, राइट? माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। यदि हम माइक्रो टू स्मॉल या स्मॉल टू मीडियम स्विच करें या अपग्रेड हुए, तो वो हमें एमएसएमई पोर्टल पे भी अपग्रेड करना जरूरी है, कंपल्शन है। उद्यम रजिस्ट्रेशन की वजह से ये अपग्रेडेशन उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर नया आया है। अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे संगम जी को नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हमें ले जाएं ताकि हम अपने व्यूअर्स और पार्टिसिपेंट्स को नई नॉलेज शेयर कर सकें। तो लास्ट स्लाइड हमारी आज के वेबिनार की, बट लास्ट तो है उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझते हैं ये लास्ट स्लाइड कहना क्या चाहती है। लास्ट स्लाइड ये कहना चाहती है फैसिलिटेशन एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफ एंटरप्राइजेस। पहले इस पूरी स्लाइड को हम रीड आउट करते हैं, देन उसके बाद कंक्लूड करते हैं। द चैंपियंस कंट्रोल रूम फंक्शनिंग इन वेरियस इंस्टीट्यूशन एंड ऑफिसेस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस including the development institutes shall act as single window system for facilitating the registration process and further hand holding the micro, small and medium enterprises in all possible manners। ये पॉइंट कहता गया है, समझते हैं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन स्टार्टअप इंडिया या हमारे कुछ क्वांटिटेटिव डिटेल, उन सभी को कंट्रोल करने के लिए भी उद्यम रजिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट किया है। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन को एक आप कंट्रोल रूम भी कह सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं समझना है उद्यम रजिस्ट्रेशन एक इजीएस्ट रजिस्ट्रेशन है। इस रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी आपको फुल कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट, फुल कंट्रोल करेगी मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर जो भी हम इंफॉर्मेशन डिटेल देंगे वो ट्रूथ एंड फेयर होनी चाहिए, हमारी इनकम टैक्स रिटर्न या जीएसटी रिटर्न से मैच और वेरीफाई होनी चाहिए, अदरवाइज हमारे सेल्फ डिक्लेरेशन से मैच और सेटिस्फाई होनी चाहिए। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स विल ऑल्सो एक्ट एज सिंगल विंडो फैसिलिटेशन सिस्टम इन द डिस्ट्रिक्ट्स। डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी बहुत बड़ा बेनिफिट्स है ये उद्यम रजिस्ट्रेशन। समझेंगे कैसे। द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर विल ऑल्सो एक्ट एज सिंगल। कई कंप्लायंसेस में, कई रजिस्ट्रेशन में डिफरेंट वाइज भी पोर्टल बने हुए थे, तो यहां पर ये भी डिस्ट्रिक्ट का भी लॉजिक और सस्पेंस खत्म हो गया हर एक प्रोफेशनल के लिए। अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करना है तो उसका एक ही पोर्टल है, उद्यम रजिस्ट्रेशन। चाहे आपका उद्योग था या नहीं था, मैटर नहीं करता, यू हैव टू अप्लाई फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन। थर्ड वन इज एनी पर्सन हु इज नॉट एबल to file the Udyam registration for any reason
including for lack of Aadhaar number, may approach any of the above single window system for Udyam registration purpose. With this Aadhaar enrollment identity slip और कॉपी ऑफ एनरोलमेंट रिक्वेस्ट, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट सभी स्टार्टअप्स के लिए। किस किस रीजन से प्रोफेशनल से कोऑर्डिनेट और कम्युनिकेट करते हुए अनकंफर्ट होते हैं क्लाइंट्स और कम नॉलेजफुल पर्सन, उनके पास कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। हमारे पास पेन नंबर नहीं है, हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं है। ये थर्ड पॉइंट उनसे भी ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। हमारे पास आधार नंबर भी नहीं है। तो आंसर है उद्यम रजिस्ट्रेशन ने आधार नंबर के अलावा भी आपको एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दे दिया है। तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है आपका एनरोलमेंट नंबर आपके आधार कार्ड की आइडेंटिटी स्लिप के बिहाफ पर। जब आप आधार कार्ड अप्लाई करते हैं आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलती है जिसके अंदर एक यूडाई पोर्टल का एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। उस रेफरेंस नंबर के भी बिहाफ पर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अभी भी यदि आप एक्सक्यूज दे कि आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, तो शायद जितना गवर्नमेंट ने इस बार कोविड-19 में सपोर्ट किया है वो शायद हमारी इंडियन गवर्नमेंट मोदी सरकार कर ही नहीं सकती। आगे चलते हैं। बैंक सॉरी आधार के एनरोलमेंट के बिहाफ पर भी हम कर सकते हैं, हमने ये समझा। पासबुक के बिहाफ पर भी कर सकते हैं, वोटर आईडी के बिहाफ पर भी कर सकते हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब का फैसिलिटेट द प्रोसेस इंक्लूडिंग गेटिंग एन आधार नंबर thereafter in the further process of उद्यम रजिस्ट्रेशन। दैट मीन्स यदि किसी के पास आधार नंबर नहीं है तो वो अपने आधार के एनरोलमेंट के बिहाफ पे कर सकता है, अपने डीएल नंबर के बिहाफ पे कर सकता है, पासपोर्ट के बिहाफ पे कर सकता है, पासबुक के बिहाफ पर भी कर सकता है। बट उसके लिए ग्रीवेंस आपको डालना पड़ेगा। ग्रीवेंस की विंडो अब आपको अवेल हो चुकी है उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर। उद्योग रजिस्ट्रेशन पर वो नहीं थी, बट अब हम सबके लिए वो ऑप्शन अवेल हो चुका है। और न्यू एंटरप्राइजेस को भी एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। उसको अवेल करना है, ग्रैब करना है या मिस करना है, आपके हाथ में है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करेंगे। In case of any discrepancy or complaint, the general manager of the district industry center of the concerned district shall undertake an inquiry for certification of the details of Udyam registration submitted by the enterprise and thereafter forward the matter with necessary remarks of the director or commissioner or industry secretary concerned of the state government, who after issuing a notice to the enterprise and after giving an opportunity to present its case and based on the finding may amend the details or recommend to the Ministry of Micro, Small, Medium Enterprises, Government of India for cancellation, ध्यान से समझिएगा वर्ड, कैंसिलेशन ऑफ द उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जी हाँ, हमारे उद्यम रजिस्ट्रेशन में किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट थी या कोई डेफिशिएंसी थी, उसको रिकवर करने की कोई विंडो स्पेसिफिक अवेल नहीं थी उद्योग रजिस्ट्रेशन पे, जो कि गवर्नमेंट ने हम प्रोफेशनल्स के लिए एक सहूलियत दी ग्रीवेंस की विंडो अवेल करके, और उन सारे यूथ को भी ऑप्शन दिया जो बूस्ट होकर के अपने एंटरप्राइज को उद्यम रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया बट बिजनेस नहीं कर रहे। और उनको ये है कि हमने कुछ डिटेल भी देनी है सेल्फ डिक्लेरेशन के बिहाफ पर, जो कि इनकम टैक्स से और जीएसटी से क्रॉस वेरीफाई भी होगी। तो क्या हमें पेनल्टी बियर करनी पड़ सकती है? तो आंसर इज यस। तो आपको गवर्नमेंट ने खुद दे दिया ऑप्शन, आप उद्यम रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी कर सकते हैं अपने प्रोफेशनल की हेल्प लेकर के, सपोर्ट लेकर के। अभी मैं संगम जी से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ ले जाएं ताकि हम अपने पार्टिसिपेंट्स का थैंक्स अपने दिल से कर सकें जो वो हमारे साथ बने रहे।
नेक्स्ट स्लाइड। ये स्लाइड हो गई, नेक्स्ट ओके नेक्स्ट। सो सॉरी, नेक्स्ट और बेस्ट स्लाइड, नेक्स्ट और बेस्ट स्लाइड। सर एक बार बेनिफिट्स वाली स्लाइड हम एक बार रिप्रेजेंट कर देते हैं, वैसे हमने कर ही दिया ये सारा, हमने जो पूरे वेबिनार में हमने ब्रीफ किया, बट हम इसको भी एक बार कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड ये कहती है जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है उनके बेनिफिट्स क्या है। उनके बेनिफिट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट लोन्स हैं, जो गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट्स हैं, 20 लाख करोड़ की अनाउंसमेंट तो सबके नॉलेज में है, बट एमएसएमई सेक्टर में कितनी है वो हमने इस स्लाइड में मेंशन किया। अनाउंस 3 लाख करोड़ crores of credit guarantees to MSMEs, which is intended to help MSME having 25 crore outstanding loan। ध्यान से समझेंगे, आउटस्टैंडिंग लोन, जिन सेक्टर्स का 25 करोड़ तक का लोन आउटस्टैंडिंग होगा या लेस देन 100 करोड़ टर्नओवर होगी, उन पे भी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, बिजनेस रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई आर गिवन हायर सॉरी आर गिवन हायर प्रेफरेंस फॉर गवर्नमेंट लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन। बिजनेस जब भी रजिस्टर्ड हम एमएसएमई में कर लेते हैं तो हमारे बिजनेस को गवर्नमेंट लाइसेंस और सर्टिफिकेशन के लिए हायर प्रेफरेंस और फर्स्ट प्योरिटी पर रखा जाता है। तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हर एक बिजनेस के लिए मस्ट है, यहीं से आप सबको समझ में आ चुका होगा। सेकेंड इज cheaper bank loan as the interest rate is very low, around 1 to 1.5%। जी हाँ, बैंक लोन अगर हम लेने जाते हैं तो उसमें भी हमें वेरी वेरी लोएस्ट रेट मिल जाता है, जो कि रेट हमने अपनी स्लाइड में मेंशन किया। थर्ड वन इज इट अलाउड क्रेडिट फॉर मिनिमम alternate tax that is MAT, most important for private limited companies, to be carry forward for up to 15 years of 10 years। Fourth point is there are various tax rebates available। तो अगर आपने एमएसएमई ले लिया तो गवर्नमेंट टैक्सेशन में भी आपको बहुत अच्छे रिलीफ और रिलैक्सेशन मिलने वाले हैं। फिफ्थ पॉइंट, द एक्सपेंसेस incurred for registration of patent and application of ISO certification are reimbursed to this enterprise subject to the limits। अगर आपने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अपनी एंटरप्राइजेस का करवा लिया तो आपको रिम्बर्समेंट भी गवर्नमेंट करती है या रिबेट भी करती है। यदि आप कुछ गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशंस करवाते हैं तो वो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशंस कहते हैं, कौन से सर्टिफिकेशंस हैं, ये भी क्वेरीज अराइज हो सकती है क्लाइंट्स के या हमारे पार्टिसिपेंट्स या प्रोफेशनल्स के माइंड में। तो उसको हमने कुछ ब्रीफ किया, लाइक आईएसओ सर्टिफिकेशन, पेटेंट रजिस्ट्रेशन, हमारा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, इन सब में भी हमारी कॉस्टिंग रिड्यूस हो सकती है यदि हमारे पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन का है तो। सिक्स पॉइंट इज एमएसएमई कैन अवेल बारकोड रजिस्ट्रेशन सब्सिडी। जो डिजिटलाइजेशन होने जा रहा है उसके अंदर बारकोड सिस्टम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और ट्रेंडिंग में है। तो यदि आप बारकोड रजिस्ट्रेशन सब्सिडी भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास एमएसएमई का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने समझा पिछले 6 पॉइंट्स के अंदर कि एमएसएमई के कितने ज्यादा प्रीमियम और एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप एक कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो इस वजह से आपके पास एमएसएमई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझेंगे, हर बिजनेसमैन को क्या चाहिए सबसे ज्यादा, रिवेन्यू, एक्सपेंस या रिसोर्स ऑफ कॉस्ट कटिंग। तो आंसर इज मे बी रिसोर्स ऑफ कॉस्ट कटिंग, क्योंकि रिवेन्यू एक ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस में आता रहता है, रिकरिंग रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस रिकरिंग नेचर के हैं, बट कॉस्ट कटिंग रिकरिंग नहीं होती, उसकी कुछ ही अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जी हाँ, तो आप सभी के लिए, बिजनेसमैन के लिए
और हम जैसे प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए। सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन आपकी कितनी जगह पर कॉस्ट कटिंग करने वाला है अंदाजा भी नहीं है आप सबको। जो गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी आप सबके सामने शेयर करती जा रही है, आने वाले कुछ नोटिफिकेशन में कर चुकी है और आने वाले नोटिफिकेशन में करने वाली है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। कंसेशन इन इलेक्ट्रिक बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बाय मेकिंग एप्लीकेशन टू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। लो जी, एक और पॉइंट दे दिया बिजनेसमैन के लिए। बिजनेसमैन का कमर्शियल बिल्डिंग का बीएसईएस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल अच्छा खासा आता है, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी कंसेशन मिल सकता है, रिबेट मिल सकती है। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, जो हमारे बिजनेस के डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, प्रोफेशनल्स बहुत अच्छे से समझेंगे, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनकी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। तो पर्सनल सजेशन हर एक प्रोफेशनल के लिए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन मस्ट है हर एक बिजनेस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। देयर इज वन टाइम सेटलमेंट फी फॉर नॉन पेड अमाउंट्स ऑफ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। एक बार आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करना है जिसमें कोई सिंगल पेमेंट नहीं है, और ईच एंड एवरी टाइम, एवरी मेनी टाइम्स आपको गवर्नमेंट सेटलमेंट करेगी, रिबेट देगी, कंसेशन करेगी। कैसे? गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन पर, गवर्नमेंट के सर्टिफिकेशन पर, जो कि हमने पिछले कुछ पॉइंट्स में समझा। अभी में भी हमें अपने पार्टिसिपेंट्स का और प्रोफेशनल्स का, व्यूअर्स का थैंक्स करना चाहिए जो हम सबके साथ बने रहे। थैंक्स करने के लिए मैं संगम जी से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे स्लाइड की तरफ मूव ऑन करेंगे जो कि उन्होंने कर ही दिया। थैंक यू सो मच संगम जी। थैंक्स अ लॉट सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग एमएसएमई। Thank you very much, Mohit ji, taking this session because MSME is currently is new for all, and some hiccups are there to understand this. So now move to some questions of our participants. Uh, there is one valid question from Shri Hari Rao ji. Yes, sir. Now currently portal is new and there is some hiccups there. So might be it will take some time, but it is one of the very welcome step by the government to merge all three registration like startup, MSME and Aadhaar Udyog to make a one registration, and which is very valid registration having control over your turnover, investment, GST turnover, linking with many other things. So it will definitely help with the benefits provided by the governments. Because practically what happened when we have MSME registration, we have MSME registration when we reach to bank कि सर ये हमारा MSME registration है, हमें लोन दे दीजिए या हमें ये बेनिफिट दे दीजिए, वो कहता है आपका नाम तो हमारे डाटाबेस में आ ही नहीं रहा, हाउ कैन गिव बेनिफिट। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे हमारे साथ पहले एमएसएमई के लेके, बट हमें उम्मीद है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर जब सारी चीजें हमारे आधार से, आईटीआर से, जीएसटी से, इन सब से लिंक होगी तो चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट होंगी और एक्चुअल बेनिफिशियरी जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए उनको उन सब सब्सिडी का बेनिफिट, सारी स्कीम्स का बेनिफिट मिलेगा। तो आपकी इस वाली बात से हम एग्री करते हैं श्री हरि राव जी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर फॉर द एग्जिस्टिंग एमएसएमई। जैसे मोहित जी ने बताया कि ये 1 जुलाई 2020 से सबके लिए मैंडेटरी है। जो लोग अपने आप को पहले रजिस्टर करा चुके एमएसएमई के अंदर, उनके लिए भी यहाँ पे अपने आप को री रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। सो इसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई भी टू ओपिनियन पॉसिबल नहीं है। चाहे आप पहले रजिस्टर कराएं या फ्रेश हैं, दोनों ही केस के अंदर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन का में अपने आप को रजिस्टर करवाना है, तभी आपको एमएसएमई के बेनिफिट मिलेंगे जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब करती है। विकास जी का बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि सर जो लोग आईटीआर 4 भरते हैं, जो सेक्शन 44 एडी और 44 एडीए की होती है, उसमें तो कहीं भी हमको इन्वेस्टमेंट की डिटेल नहीं भरनी पड़ती। बट इन माय ओपिनियन समहाउ जब गवर्नमेंट ने एक इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है तो हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट भी उस आईटीआर के अंदर ऐड कर दे। सब बिकॉज नाउ अपग्रेडेशन आ भी गया आईटीआर फॉर्म के अंदर। यदि देखेंगे प्रोफेशनल्स तो आईटीआर 4 जो फॉर्म है 2020 जो
लेटेस्ट असेसमेंट ईयर का है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट का क्लोज आ भी गया है, ये भी अपडेट हम अपने पार्टिसिपेंट्स को कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज की डेट में गवर्नमेंट बहुत डायनेमिक हो गई है और दे आर वेरी मच डायनेमिक कि आप उनको भी कहीं से भी कोई फीडबैक मिलता है, दे ट्राई टू include that feedback in the forms in the law very efficient manner. तो आज की डेट में चीजें मतलब बहुत डायनेमिक है। तो ऐसा मौजूद कंफर्म करा कि ऑलरेडी ये अमेंडमेंट हमारे आईटीआर 4 में आ चुकी है। तो आई थिंक काशी आपके क्वेश्चन का आंसर इसके थ्रू हो जाता है। ऑल्दो मोहित जी ने सेशन बहुत केयरफुली और बहुत ही अट्रैक्टिव लैंग्वेज में लिया कि मैक्सिमम लोगों की क्वेरीज ही नहीं है इस टॉपिक के ऊपर। ऑल्दो ये टॉपिक नया है, थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद, थोड़े हिडन ट्रायल करने के बाद सब लोगों को सक्सेस मिलेगी इस टॉपिक के अंदर। तो मैं अपने सारे व्यूअर्स से यही उम्मीद करूंगा कि वो एज सुन एज पॉसिबल अपने क्लाइंट्स को ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और जो लोग अब तक इस फील्ड में डील नहीं करते हैं, आज का सेशन देखने के बाद वो इसके अंदर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड जैसे मैंने आपको कहा था कि आज के सेशन की पीपीटी मैं कमेंट सेक्शन में अपलोड कर दूंगा। तो नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई विल अपलोड द लिंक बाय विच यू कैन डाउनलोड द पीपीटी ऑफ टुडेज सेशन। So friend, now it is a time to move on and close the session. So friends, I express my sincere thanks to Mohit ji and Thanks a our lot, all sir. the participant to participate in this session and make this session wonderful. So friends, I also request once again, kindly join us tomorrow also on the India's financial instrument, India's 109 and India's 32. Both are very important Indias, and in many company in which Indias are applicable, these are very one of the common Indias generally applicable on financial statements. So I request all the participants kindly join us tomorrow also. And with this note, I again thanks to participant and thanks to Mohit ji to Thank take you so this much, sir. important session. Thanks a lot. Thanks.